क्वेश्चन नंबर 6, नो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन कौन से केसेस में, यहाँ पे 4 केसेस दे रखे हैं। ओके, तो कौन कौन से केसेस में कोई वर्क नहीं होगा या फिर वर्क डन विल बी इक्वल टू 0 हमें बताना है। ओके, तो चलो एक एक केस के साथ हम लोग डील करते हैं। फर्स्ट ए, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अगर जो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा तो कोई वर्क नहीं होगा, ये ऑप्शन ए कह रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी आर, करेक्ट। अब इसी एफ डॉट डी आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, बस ऐसे ही, बस मैंने रीअरेंज कर लिया टर्म्स को, डी टी से डिवाइड कर दिया और डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ डॉट व्हाट इज डी आर बाई डी टी, दिस इज वी इंटू डी टी। डी टी तो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो एफ डॉट वी क्या हो जाएगा, 0। ओके, एफ डॉट वी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सिंस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ऐसे में जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इस केस में कोई वर्क नहीं होगा। बी, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। फोर्स क्या हो जाए, हमेशा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाए। तो देखो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होता। ओके, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होता। वर्क डन 0 तभी होगा जब या तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए फोर्स के या फिर डी आर परपेंडिकुलर हो जाए, यही 2 केसेस है ना। तो वर्क डन इज 0, ऐसे देख लो, ऐसे लिख लेते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, या फिर दूसरा क्या लिखा हमने, एफ डॉट वी डी टी, करेक्ट। तो वर्क डन 0 तभी होगा या फिर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 ओनली व्हेन dr is perpendicular to v, sorry, dr is perpendicular to f और velocity is perpendicular to f, करेक्ट। इन्हीं 2 केसेस में, यहां से एक्सेलरेशन का तो हम लोग कुछ कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या दिया है, गिवन एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, क्वेश्चन में ये दिया है। अब इस स्टेटमेंट से आप ये नहीं बोल सकते कि डी आर इज परपेंडिकुलर टू फोर्स या फिर डी वी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, ये यहां से कंक्लूड नहीं कर सकते। फ्रॉम दिस वी कैनॉट कंक्लूड डी आर और वी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स वेक्टर। तो यहाँ पे वर्क डन 0 होगा या नहीं होगा ये हम बता नहीं सकते। ओके, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो आप खुद से कोई एग्जाम्पल भी सोच सकते हो ऐसा केस के लिए। जैसे यदि एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देखूं, अगर जो हमें ये सिर्फ विजुलाइज करना है,
तो मान लो एक पार्टिकल है, करेक्ट। इस पार्टिकल की वेलोसिटी है, मैं दे देता हूं 2 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे मैं जानबूझ के ऐसा केस ले रहा हूं जहां पे वर्क डन 0 नहीं दिखे। इस पे आगे की तरफ एक फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन। मुझे इस फोर्स का वर्क डन निकालना है, करेक्ट। लेकिन इस पे और भी फोर्सेस लग रहे हैं, करेक्ट। एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ 2 न्यूटन, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन। तो आप देखोगे कि नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है। नेट फोर्स इस पे लग रहा है नीचे की तरफ 10 न्यूटन। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो ऐसा होगा, नीचे की तरफ, करेक्ट। या फिर पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा mg और इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ g। तो मुझे पता है कि ऐसे में जो पार्टिकल है ये कैसा मोशन करेगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, करेक्ट। इट फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। अब पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है तो इस फोर्स का वर्क डन यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इसका कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी है। दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो ये एग्जांपल से आप सोच सकते हो कि वर्क डन बाय दिस फोर्स, सिर्फ ये फोर्स लेना। जानबूझ के मैंने एक ऐसा केस लिया जहां पे मैं आपको दिखा पाऊं कि वर्क डन बाय एफ इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब आते हैं सी ऑप्शन पे। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन द बॉडी। देखो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब ऑब्जेक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कभी फोर्स आप कहीं पे लगा रहे हो, फिर फोर्स कहीं दूसरी जगह लगा रहे हो, फिर फोर्स कहीं तीसरी जगह लगा रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं पे रुका हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मोशन हो ही नहीं रहा। यदि सिर्फ आप कॉमन सेंस लगाओ कि ऑब्जेक्ट रुका है तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वर्क डन क्या है, 0। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं अलग से, देखो। ऑप्शन सी, सपोज मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, या फिर ये एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। पहले फोर्स हमने इधर लगाया, फिर फोर्स इधर लगाया, फिर फोर्स इधर लगाया, फिर फोर्स इधर लगाया, ऐसे अलग अलग जगह पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ओके। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, एक तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि एफ डॉट एस इज इक्वल टू 0। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी इज 0। इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, does not move, this implies velocity is 0. This implies kinetic energy is 0. और काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब कोई भी फोर्स इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। कोई फोर्स वर्क करता तो क्या होता, काइनेटिक एनर्जी में कुछ तो चेंज आता। तो इससे हमें समझ में आ गया कि कोई मूव नहीं कर रहा है, ओके। ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ओके, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं हम लोग डी ऑप्शन पे। द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिमेन्स फिक्स्ड। तो देखो ये तो बाय डेफिनेशन करेक्ट है, मैं आपको समझाता हूं। और इसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि जब हम लोग एफ डॉट डी आर लिखते हैं, ओके, तो व्हाट इज डी आर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो मूव नहीं कर रहा है।
अब इसको तो समझना ही मुश्किल होता है कि ये स्टेटमेंट जो है इसका मतलब क्या है, कि कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन जहां पे फोर्स लग रहा है वो मूव ही नहीं कर रहा है। ओके, देखो मैं समझाता हूं। डी ऑप्शन, एक्चुअली पहले मैं आपको मैथ समझा देता हूं। बाय डेफिनेशन जो हम लोग लिखते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, करेक्ट। व्हाट इज डी आर? तो डी आर होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब जहां फोर्स लगा उस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट है, इस फॉर्मूले में डी आर का यही मतलब होता है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट मूव किया उतना ही डी आर होता है। जनरल ऑब्जर्वेशन ये होता है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लिया जाए वॉक करने का। एक पर्सन वॉक कर रहा है और उसके पैरों पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, अभी ये पैर इसका मान लेते हैं हवा में होगा और ये रोड है। तो होगा क्या, इसके पैर पे मान लेते हैं आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस लिख देता हूं। ओके, यहाँ पे मैं अलग से भी लिख देता हूँ व्हाट इज एफ एस। एफ एस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यदि हम लोग खुद से ये एक बार चल के देखें तो समझ में आ जाएगा। तो इसकी ये पूरी की पूरी जो बॉडी होगी, ओके, अभी मान लो कि ये पैर अभी हवा में है, तो ये पूरी की पूरी बॉडी क्या हो रही होगी, आगे की तरफ जा रही होगी। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वहीं पे रहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यही एक्चुअली बुक में लिखा हुआ है। ये जो ऑप्शन डी है उसमें यही लिखा है कि देखो ये पूरा का पूरा पर्सन आगे जा रहा है, लेकिन जहां पे फ्रिक्शन लग रहा है वो तो अभी उस इंस्टेंट पे रेस्ट पे है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा एनिमेशन करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप वॉक करते वक्त ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी आगे मूव कर रही है, और जब तक ये पैर पीछे ग्राउंड पे कांटेक्ट में है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। और इसका डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो है, ओके, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे जब हम लोग वॉक करते हैं तो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब हम लोग वॉक कर रहे हैं तो देखो ये पर्सन की पूरी बॉडी यहां से लेके यहां तक आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, आप इमेजिन करो। लेकिन ये जो फुट है ना, जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, जहां पे फ्रिक्शन एक्चुअली लग रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वो अभी मूव नहीं कर रहा है। वो कब मूव करेगा, जब ये मूव करेगा मतलब जब ये हवा में होगा तो एक्चुअली फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि बॉडी ऑफ पर्सन मूव्स but point of contact with ground is stationary. Point of contact with ground is stationary. This implies, देखो पर्सन का तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन जहां पे फोर्स लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, जो कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट
of point of कांटेक्ट इज 0। मतलब जहां पे फोर्स लग रहा है वही पॉइंट नहीं मूव कर रहा है, पूरी की पूरी बॉडी आगे जा रही है। ओके, देयरफॉर दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। अच्छा, अगर जो पैर अपना घसीट घसीट के जमीन पे चलेगा तो सिचुएशन बदल जाएगा, वहां पे तो वर्क डन होगा, लेकिन यहाँ वर्क डन नहीं होगा। ओके, क्योंकि हम अज्यूम करें कि ये पैर उठा रहा है, फिर जमीन पे रख रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से। सो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। तो आगे रोटेशनल मोशन में भी हम लोग देखेंगे कि जब कार एक्सेलरेट करते हैं, कार की ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो वहां भी वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 आता है। फिर सवाल यह है कि कौन वर्क करता है। तो एक्चुअली जब पर्सन वॉक कर रहा है तो यहाँ पे मस्कुलर वर्क इन्वॉल्व होता है। ओके, जब ये पर्सन वॉक करेगा ना तो मस्कुलर वर्क इन्वॉल्व होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उससे मसल्स को एनर्जी मिलती है और मसल्स वर्क करते हैं, मतलब इस पर्सन के बॉडी के इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। करेक्ट। सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कार का एक्सेलरेट होना, साइकिल का एक्सेलरेट होना, बाइक का एक्सेलरेट होना, ब्रेक लगना। ओके, एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ओके, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जब हम लोग सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। तो जब हम लोग स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं तो क्या होता है, हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो जनरली अब पूछा जाता है कि फिर किसने वर्क किया, किसकी वजह से हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो यहां भी आप सेम लॉजिक दे सकते हो। देखो, पैर पे नॉर्मल फोर्स तभी तक लगेगा जब तक पैर यहाँ पे रुका हुआ है। करेक्ट, मैं ऐसे दिखा देता हूं, पैर पे लगा है ऐसे नॉर्मल फोर्स, इसके पैरों पे। लेकिन ये जो नॉर्मल फोर्स है, ध्यान से सुनना, पैर पे नॉर्मल लगा, अब ये जो नॉर्मल फोर्स है ये कब तक लगेगा। देखो होगा क्या, ये पैर जो होगा ना इसका थोड़ा सा बेंड होगा, मैं इसमें बेंड दिखा दूं क्या, ऐसा। अब ये क्या करेगा, ये जो पार्ट है, ये जो पैर बेंड है ना, इसको ये स्ट्रेट करेगा और इसकी बॉडी धीरे 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 ऊपर उठेगी। मतलब ये जो बॉडी है, ध्यान से सुनना, बॉडी तो ऊपर जा रही है लेकिन यहाँ पे जो पैरों के साथ ये इसका कांटेक्ट है वो अभी भी वहीं पे है। मतलब जहां पे नॉर्मल लग रहा है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। तो बॉडी मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, बट बॉडी जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज एट रेस्ट। आपके मन में आएगा कि सर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाद में तो मूव करेगा। तो देखो, जब बाद में मूव करेगा तब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स तभी तक लगेगा जब तक ये यहाँ पे कांटेक्ट में है। करेक्ट, इसका मतलब जहां पे फोर्स लगा वो पॉइंट मूव नहीं किया, पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव्स, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट मूव, देयरफॉर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ओके। तो मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए, सफिशिएंट है, आगे चल के और भी बहुत सारे हमें एग्जाम्पल मिलेंगे। इसका मतलब जब हम लोग स्टेयर्स को क्लाइंब करते हैं, आपके कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज में।
वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो फिर मन में आएगा कि सर यदि नॉर्मल फोर्स ने वर्क नहीं किया तो फिर कौन वर्क करेगा? तो अगेन मस्कुलर वर्क इज इन्वॉल्व। यहाँ पे मस्कुलर वर्क इन्वॉल्व है। समझ में आ गया? जो पर्सन ने खाना खाया है, जो एनर्जी मसल्स को मिली है, उसी एनर्जी से ये वर्क किया जा रहा है। ओके, तो बाकी जितने एक्सप्लेनेशन मैंने बताया वो खुद से लाइन बाय लाइन लिख लेना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको एज आप डेफिनेशन भी मान सकते हो कि जब एफ डॉट डी आर, ये देखो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन। यहाँ पे डी आर क्या है? तो डी आर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बाकी बॉडी क्या कर रही है उससे हमें मतलब नहीं है, जहां पे फोर्स लग रहा है वो मूव करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A particle of mass m is attached to a light string of length L, the other end of which is fixed. देखो एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m के इक्वल। इसको एक लाइट स्ट्रिंग से हमने अटैच किया है, उसका लेंथ L है, और एक एंड को हमने फिक्स रखा है। Initially the string is kept horizontal and the particle is given an upward velocity u, and the particle is just able to complete vertical circle. तो देखो ये सब तो इतने बेसिक इक्वेशन है कि हमें याद होना चाहिए। स्ट्रिंग इनिशियली कुछ ऐसा है। ओके, दिस इज द पार्टिकल, और इसे हमने एक, इसने वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दिया। ये करेक्ट। यहाँ पे हमने इसे कितनी वेलोसिटी दी? इसे हमने वेलोसिटी दी u। ओके, अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। द पार्टिकल इज जस्ट एबल टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। अच्छा, पार्टिकल क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कल जस्ट कंप्लीट कर पा रहा है। जस्ट मतलब इससे अगर जो कम वेलोसिटी दोगे तो ये कंप्लीट नहीं कर पाता। इसका मतलब जब ये यहाँ पे होगा तो हमें पता है जस्ट कंप्लीट करने के लिए कंडीशन क्या होती है? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इसकी? एक मिनट, ये वेलोसिटी u दिया है क्वेश्चन में या v दिया है? ओके, ये वेलोसिटी v दिया है तो आप इसको v लिखना। करेक्ट। तो एक कंडीशन हमने पढ़ रखा है, ये याद रहना चाहिए कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? ये होती है अंडर रूट ऑफ जी एल। वेलोसिटी ऑफ द बॉब, ओके, या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? मिनिमम वैल्यू जी एल के इक्वल। याद रखना ये मिनिमम वैल्यू लिख रहे हैं। आप बोलोगे सर ये मिनिमम वैल्यू आपने क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? जस्ट एबल टू कंप्लीट, मतलब बस अभी इसने कंप्लीट कर पा रहा है। ओके, मतलब इतनी वेलोसिटी हमने यू दी कि बस ये कंप्लीट कर पा रहा है, मतलब बस ये मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। ओके, ऑप्शन ए, द स्ट्रिंग बिकम स्लैक व्हेन द पार्टिकल रीचेज द हाईएस्ट पोजीशन। बिल्कुल सही। ये तो हमें पता है कि अगर जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एकदम बाउंड्री कंडीशन देखोगे, ओके, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन यदि बाउंड्री कंडीशन देखा जाए तो जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है तो ये वेलोसिटी होती है, और स्ट्रिंग क्या होता है? टेंशन जीरो होता है। ऑप्शन ए में मैं ऐसे एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं कि वी मिनिमम, मैं पूरा लिख दूं क्या? मिनिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट या फिर एट टॉप पोजीशन। सबसे ऊपर वाले को टॉप बोलते हैं, सबसे नीचे वाले को बॉटम बोलते हैं। तो मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन इज अंडर रूट ऑफ जी एल, और टेंशन क्या होता है? ये जीरो होता है। ये थियरी है। ओके, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे करेंगे नहीं।
ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व एग्जाम्पल में भी। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल गलत। वेलोसिटी क्या होता है, बी पार्ट तो यहीं पे बता दिया। चलो अलग से भी लिख सकते हो, मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है, √GL। मिनिमम वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। ये भी थियरी बेस्ड है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट द इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू mgl। बोल रहा है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो mgl के इक्वल है, गलत। एक्चुअली यहाँ पे जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो ये ऐसे लिख लो, सॉल्व भी करके दिखा सकते हो। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि जनरली हम लोग इसको अब सॉल्व नहीं करते हैं, मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे इस रेफरेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम कर लो जीरो। इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ वेलोसिटी है, तो लेट अस से दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। पूरा रीजन आप चाहो तो लिख सकते हो कि क्यों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बॉब पे टेंशन लग रहा है और mg, ओके, टेंशन का वर्क डन जीरो है। अगर जो मैं बॉब प्लस अर्थ को एज अ सिस्टम ले लूं तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओके। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है जीरो, क्यों, क्योंकि रेफरेंस लेवल पे है पार्टिकल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m √ऑफ वेलोसिटी क्या है, gl का स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज mgl। तो ये कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 3mgl/2। काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, mgl। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोजीशन पे क्या होगा, 3mgl/2, इसलिए ये गलत हो गया। डी ऑप्शन, द पार्टिकल अगेन पासिस थ्रू द इनिशियल पोजीशन, यस। यदि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इनिशियल पोजीशन पे तो वापस आएगा ही, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ओके। सो विच ऑप्शन आर करेक्ट, ए एंड डी, ओके।